अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चंद सजाद। आप देख रहे हैं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क में हमारे मेहमान हैं गौरी टाउन डीलर्स सुप्रीम काउंसिल के सरबरा और IEAA इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के मुंतखब कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी बाबर सती साहब। आज हम इनसे गौरी टाउन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। गौरी टाउन के जो मसाइल हैं, बेताशा मसाइल हैं, ये उसके लिए उनके हल के लिए अपने साथियों के हमरा जिदोजहद कर रहे हैं। इन्होंने क्या आज तक इन्होंने गौरी टाउन के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या काम कर रहे हैं और आइंदा इन्होंने क्या काम करने हैं। तो आज इस गौरी टाउन के मौजू पे गुफ्तगू होगी। बाबर सती साहब, आपको सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में आने पर खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सजाद भाई, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क के हवाले से जो एक यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्लेटफार्म से बात करने का मौका दिया है। और उस हवाले से बाकी जितने भी देखने सुनने वाले हैं गौरी टाउन से जो डीलर हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो गौरी टाउन के हवाले से आपने बात की कि हमारी आज दिन तक क्या काफिया नहीं है गौरी टाउन डीलर्स के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से। तो माशाल्लाह आपको भी यहाँ पर 3-4 साल हो गए हैं, यहाँ पर आपने एक अपना ऑफिस खोला और लोगों के जो मसाइल भी आप बेहतर अंदाज समझते हैं गौरी टाउन के मसाइल के हैं। बुनियादी तौर पर जनाब गौरी टाउन के अंदर जो है ना काफ़ी सारे मसाइल हैं, वो उसकी एक तो तवील एक लिस्ट है। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे गौरी टाउन के जो महल्ले वकूअ है इस्लामाबाद के नज़दीक सबसे एक प्राइम लोकेशन के अंदर, यहाँ पर एक निजी सोसाइटी है देही इलाके के अंदर। आप इसको एक मॉडर्न विलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हज़ारों के तादाद में यहाँ पर लोग आबाद भी हैं और इसमें हमारे डीलर्स भाई जो है उन्होंने भी काफ़ी मतलब अरसे से यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा बिज़नेस भी किया है। और आज भी गौरी टाउन के अंदर इतनी जान है यहाँ पर एक कि यहाँ पर आके लोग बिज़नेस कर सकें और यहाँ पर आके जो डीलर भाई हैं वो भी अपना अच्छा रोज़ी जो है ना रोटी का मामला यहाँ से चला सकते हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों ने बिज़नेस भी किया है। यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद से, बैरिया से, बाकी गुलबर्ग से यहाँ पर आके लोगों ने काम किया है। लेकिन कुछ मालिकान की जो है ना मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से यहाँ पर जो मसाइल भी हैं और आज जिस मसाइल की वजह से गौरी टाउन के अंदर जो रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर उस तरह कारोबार नहीं है जिस तरह के ओवरऑल बाकी सोसाइटीज़ के अंदर जो कामकाज है। तो वैसे ओवरऑल तो एक देखा जाए तो जिस तरह मुल्क के अंदर एक जो माशी एक बुरहान है उसके अंदर अब जो है ना जो हमारी रियल स्टेट की जो एक यहाँ पर है मार्केट है उसके अंदर बड़ा इस पर फ़र्क पड़ा है और काफ़ी रेट्स लो हो गए हैं। तो बाकी आप जो गौरी टाउन के हवाले से आपने कहा कि हमने क्या किया है, इस हवाले से हमारी जो सुप्रीम काउंसिल है एक गौरी टाउन के अंदर इलेक्शन हुए थे बाज़ाब्ता तौर पर। उसमें हमारे 3 ग्रुप थे और उसमें एक ग्रुप था वो जीत गया था। उसके बाद उनको एक पूरा यहाँ पर मैंडेट मिला कि वो गौरी के टाउन के अंदर डीलर्स के मसाइल को हल करें। लेकिन बदकिस्मती से वो जो ग्रुप था हमारे भाई थे हमारे साथ के ही, लेकिन वो उन्होंने 2-3 साल यहाँ पर कोई उस तरह का खातर ख्वाह कोई काम नहीं किया। कंपनी के साथ बैठकर कोई मीटिंग्स नहीं की, कोई और उस वाले से उनकी कोई 3 साल की काविश नहीं थी। फिर हमारे जितने भी दोस्त अहबाब थे, गौरी टाउन को इस तरह हम डूबते हुए जो है ना देख रहे, तो फिर हमने यहाँ पर बैठकर एक मशवरा किया कि हम इसको एक सारे भाई गौरी टाउन के अंदर जितने भी भाई हैं बिला किसी तफरीक के ग्रुप बंदी को ख़त्म करके फिर हमने एक सुप्रीम काउंसिल का इनेकाद किया था। वो उसमें आप भी मौजूद थे। तो हमारी ये कोशिश थी कि गौरी टाउन के अंदर जो आपस में हमारी ग्रुप बंदी है, डीलर्स के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफात हैं, उनको ख़त्म करके एक प्लेटफार्म बनाया जाए। यहाँ से हमारी एक आवाज़ हो जिसमें हम सारे मिलकर अपने डीलर भाइयों के लिए काम काज करें। उसके बाद हमें ये तकरीबन साल हो गया हमें, ये हमने एक जो प्लेटफार्म बनाया था उसके अंदर हमारी ये सबसे बड़ी ये ख्वाहिश थी कि जो पुराने मालिकान थे जो यहाँ से 10 साल 15 साल हो गए हैं, राजी अल अकबर एंड कंपनी जिसमें चौधरी अब्दुर्रहमान और राजी अल अकबर साहब, ये फेज़ 7 से लेकर आप 1 से लेकर वीआईपी से लेकर 7 तक आप चले जाएँ तो ये सारा जो इलाका उन्होंने बेसिकली ये फ़रोग़ किया था। उसके बाद एक चौधरी उस्मान साहब जो है उनके ही जो है ना वो आगे जो नामज़द करदा एक शख्स था उसको गौरी टाउन जो उन्होंने जो है ना उसके हवाले किया। तो उसके हवाले करने के बाद जो है ना फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ गए।
ठीक है ना। जो लोग कुछ एरिया था फेज 7 के अंदर जहाँ पर लोगों को कब्जे नहीं मिल रहे थे, जहाँ भट्ठे की जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह कुछ और मतनाज़ा जगह थी जो जिम्मेदारों से क्लियर नहीं थी, वो फाइलें डिस्टर्ब हो गई। तो उसके बाद जब चौधरी उस्मान साहब ने ये सब सारा जो है ना गोरी टाउन अपने नाम हैंड ओवर किया, तो उन्होंने आके कमिटमेंट की कि जनाब मैं आके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, लोगों के मामला जो हल करूँगा, बेहतर अंदाज से मैं गोरी को रन करूँगा। तो इसमें हमारे तहफ़्ज़ात थे मालकान से कि जनाब आप किस तरह जनाब इस तरह एक जो आके थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि आपके पास कानूनी मामला हर किस्म के जो आपके हकूक़ हैं आपके पास हैं, और आपने ही गोरी टाउन को बेचा है, तो आप इस तरह ना करें। लेकिन उस वक्त हम, क्योंकि हम उस वक्त नहीं थे, हमारी एक यूनियन थी, उसकी मौजूदगी में ये सारा हैंड ओवर हुआ। उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उनसे पूछा नहीं गया कि आप ये क्यों काम कर रहे हैं। तो हमारी यूनियन साथ थी, उनके साथ उन्होंने कहा चलें ठीक है, उस्मान साहब जो है ना कोई डेवलपमेंट का काम वो बेहतर अंदाज से कर रहे हैं। रोड के ऊपर जो है ना उन्होंने कुछ काम किया, दरख्त वगैरह लगाए और इस तरह का उन्होंने काम किया। इस वाले से लोग क्या वो समझ रहे थे कि ये कोरियर के लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से साल डेढ़ साल गुजरने बावजूद जब लोगों के मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए, जो ऑलरेडी जो प्लाट या लोग मुतासर थे उससे उनमें भी इजाफा हो गया। और फिर आखिरकार आके जब चौधरी उस्मान साहब ने आके देखा कि अब मेरे टाउन जो है ना मेरे बस से बाहर चला गया और एफआईआर्स का एक लंबा सिलसिला चढ़ पड़ा, तो उन्होंने भी फिर अपनी जान छुड़ा दी जनाब कि मेरा गोरी टाउन से कोई तल्लक नहीं है। फिर जाके हमने अपने मालकान से जो पिछले राजा अकबर साहब के जो बेटे थे, क्योंकि राजा साहब फोत हो गए थे, और रमान साहब जो थे उनसे बैठकर हमने कहा कि जनाब ये चीज़ें आपने बेची हुई हैं, फ़ायज़ आपके नाम पे की हैं और आपने ही लोगों को रजिस्ट्रियाँ इंतकाल करवा के देना है, तो आप मेहरबानी करके आप वो इस जो ज़िम्मेदारी को निभाएं। और फिर जहांगीर साहब ने आके हमसे वादा किया, कमिटमेंट की, और रमान साहब ने, और फिर हमने दोबारा उनको वापस गोरी टाउन हैंड ओवर किया। और जहाँ तक उस्मान साहब का तल्लक था फेज़ 8 के हवाले से, अकबर इनकलेव के हवाले से, हमने कहा ये उनकी ज़िम्मेदारी है और बाकी आप जो है ना वो हैंडल करें। तो ये एक मेन काम था कि लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, कि जनाब बेचा किसी और ने और आगे से कोई और उसको जो है ना वो कर रहा था, नुमाइंदगी कर रहा था, या उसको ये हम फिर जेन्युइन मालिकों को वापस लेके आए। ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जो डबलिंग प्लाट थी, जो ऑलरेडी हमारा फेज 7 बिक चुका था, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वही जो पुराने प्लाट बिके हुए थे उस पर नए नंबर लगाए जा रहे थे, नए नंबर लगाकर जो बेच रहे थे। इसको हमने कोशिश करके हमने कहा कि ये जो सिलसिला है ये रोका जाए, और इस पुरानी वाली कंपनी को भी हमने बाउंड किया कि आपने आज के बाद जो है ना इस तरह का काम नहीं करना। लेकिन एक माफिया लाजमी बात है, वो आजकल भी बीच में कुछ ना कुछ 19-20 करते हैं। तो बहरहाल ये हमारी एक काविश थी। उसके बाद मेन यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि जहाँ पर 7 से 8 साल हो गए हैं, आपने बिजली के हवाले से देखा होगा यहाँ पर बिजली नहीं थी, और लोग मेन जो इशू बन रहा है आज, जो रेट्स कम हैं या बाकी मसाइल हैं, वो बेसिक तौर पर यहाँ पर बेसिक जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, बिजली और गैस ना होने की वजह से यहाँ पर रेट्स जो है ना उस तरह अप नहीं हुए। तो आप जिस तरह देख सकते हैं कि आप फेज़ 4 देखें, 5 देखें, 4B देखें, 5 देखें, इवन कि आप 4C2 देख लें, तो यहाँ पर बिजली मौजूद है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि यहाँ पर तकरीबन 80% आबादी हो चुकी है। तो फेज़ 7 की बुनियादी तौर पर जो रेट्स जो ऊपर नहीं बढ़े और डेवलपमेंट नहीं हुई, और बाकी वहाँ पर जो काफ़ी लोगों को, हमारे डीलर भाइयों को और इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ, उसका यही वजह था कि वहाँ बिजली नहीं थी। तो फिर जो है ना पिछले अरसे में जो पाबंदी लगी हुई थी, वो यहाँ से हमारे एमएनए जो खुर्रम नवाज साहब थे, उनके साथ हमारी टीम ने मुलाकात की और उनको अपनी जो है ना यहाँ की जो हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म था उसके हवाले से बताया। उन्होंने फिर हमारे से कमिटमेंट की कि मैं इसको जो है ना असेंबली के अंदर से जो है ना बिल पास करवा कर इसकी ये ख़त्म करूँगा। फिर वो आपने देखा कि वहाँ से एक रेगुलेशन पास हुई, उसके बाद हमारी जो पाबंदी थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद फेज़ 7 के जो रिहायशी थे, उन्होंने अपनी तौर पर एफर्ट करके जो एक डिमांड नोटिस होता है, क्योंकि हमारी कंपनी के ऊपर तो सीडीए की तरफ से भी पाबंदी थी, कोई जो है ना आपका किसी किस्म का जो एनओसी उनको वो नहीं दे रहे थे। तो रिहायशियों ने कहा कि जनाब ये हमारा, हम यहाँ पर रह रहे हैं, इतने अरसे से रह रहे हैं, हमारे ज़्यादती है, अब यहाँ पर मालकान का कोई तल्लक नहीं है। तो फिर वहाँ पर एक जाके डिमांड नोटिस जो है ना वो इशू हुआ। तो उसमें हमने जो ना कंपनी से बातचीत करके तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया हमने कंपनी से लेके दिया, और बाकी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि जनाब हमारी जो ग्रिड स्टेशन से मेन लाइन थी वो आपकी यहाँ तक पहुँच चुकी है। और इंशाल्लाह ताला अभी एक और डिमांड नोटिस जो अगला जो हमने वो जमा करवाना है वो अभी, तो उस वाले से हमारी अभी पेशरफ चल रही है। हमारी रिहायशों से भी बात हुई है, तो कंपनी से भी बैठ कर उसका इंशाल्लाह कोई वे आउट निकाल कर यहाँ पर बिजली इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द।
हम अपने चैनल के नाजरीन को बताते जाएं, गौरी टाउन इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद की सबसे बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है और ज़ीरो पॉइंट के करीब जो सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है वो गौरी टाउन इस्लामाबाद है। और यहाँ पे लोग जब कोई प्लाट लेने के लिए आते हैं तो वो रजिस्ट्री के प्लाट की डिमांड करते हैं। तो हम बाबर सती साहब से जानना चाहते हैं कि जो गौरी टाउन की जो ज़मीन है, लोग कहते हैं हमें रजिस्ट्री वाला प्लाट चाहिए, तो इसके गौरी टाउन कितने ज़्यादा फ़ेज़ हैं? मेरा कोई 15 के करीब, 10-15 के करीब फ़ेज़ हैं और बहुत सारे ब्लॉक हैं। तो ये सारी की सारी गौरी टाउन की जो ज़मीन है, ये किसके नाम पे रजिस्ट्री है, जो लोग कहते हैं हमें रजिस्ट्री करा के दें? जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव, उसमें आप फ़ाइल होती है, जिसमें एनओसी होती है सिटी की तरफ से, तो उसमें आपको लाज़मी बात है फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है। लेकिन बुनियादी तौर पर गौरी टाउन के अंदर जो एक्चुअल चीज़ है ना, जेन्युइन चीज़ है, वो इंतकाल है। आप जो पटवारी से, तहसीलदार से आपके नाम ज़मीन इंतकाल होती है, ठीक है ना? यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो रजिस्ट्री है। तो यहाँ से आपने देखा होगा ये कितना फ़ेज़ वीआईपी से लेकर आप फ़ेज़ 7 इवन तक जो है ना, काफ़ी लोगों के जो है ना वो नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो लोग मालक है। अभी उसमें कंपनी मालक नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो बंदा रह रहा है, जिसके पास कब्ज़ा है, जिसका घर है, तो उसकी जो मलकियत है। तो अभी ये हुआ, कुछ तो प्लॉट ऐसे थे फ़ेज़ 7 के अंदर, जब ये कुछ अर्सा पहले, आज से 3 साल पहले गोरी मालकान के ऊपर पाबंदी लग गई सीवीटी टैक्स की वजह से या किसी और वजह से, कि आप ये जो मालकान है ये आगे मुंतकिल नहीं कर सकते ज़मीन किसी फर्दर बंदे के नाम। तो एक वक्त ये था कि यहाँ गोरी टाउन के अंदर जो कंपनी थी वो ये कह रही थी कि आप फौरी रजिस्ट्री करवाएं, और जो है ना उस वक्त 25,000 रुपया टोटल इसकी कास्ट होती थी, तो 25,000 रुपये में आपकी रजिस्ट्री हो जाया करती थी, ठीक है। तो उस वक्त हमने, जो हमारे यहाँ पर डीलर भाई हैं, हमने उस वक्त भी उनको ये कहा था कि आप कम अज़ कम ये अपनी रजिस्ट्रियाँ फ़ीस जमा कराएं कंपनी में, तो 1 महीना 1.5 महीने में प्रोसेस में वो रजिस्ट्री मिल जाती थी। तो उस वक्त रजिस्ट्रियाँ हो भी रही थी। तो हम उनको उस वक्त ये कहते थे कि आप मेहरबानी करें और रजिस्ट्री करवाएं, और रजिस्ट्री जो एक वैलिड चीज़ है। लेकिन हमारे जो डीलर भाई थे उस वक्त कहते थे नहीं जनाब, ये फाइल होनी चाहिए। तो रजिस्ट्री वाला प्लाट सस्ता था, और जो फाइल वाला प्लाट था वो महंगा था, क्योंकि सर्कुलेशन थी। और मार्केट में जो डीलर होता है, इन्वेस्टर होता है, वो कहता है जनाब मेरे नाम आज चीज़ हो, कल किसी और की हो, परसों किसी और के नाम चली जाए। तो एक सर्कल चेन थी जिसमें हम लोग जो है ना बिजनेस कर रहे थे। तो उस वाले से लोग भी कह रहे थे कि जी हमें फाइल चाहिए, तो रजिस्ट्री की तरफ नहीं लोग जा रहे थे। तो एक वक्त ये आया कि उस किसी वजह से जो है ना रजिस्ट्रियों के ऊपर मालकान की तरफ से पाबंदी लग गई। जब ये पाबंदी लगी तो उसके बाद ये फाइलें ही सर्कुलेट होती रही, और उसके बाद रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई। एक वक्त ये आया कि जनाब जब सीडीए की तरफ से प्रेशर आया और बाकी चीज़ों की तरफ से, और यहाँ पर बैन लग गए और ये वो, और इनके दफ्तर भी सील कर दिए गए। उस वक्त लोगों को ख्याल आया कि जनाब हमारी मलकियत, जब हम एक 25, 30, 40 लाख रुपए का एक प्लाट लेते हैं, तो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कानूनी तौर पर आप उसको कोई हैसियत नहीं है। एक हमारी आपस में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए चले एक सोसाइटी के वाले से तो बात ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं। कानूनी तौर पर रजिस्ट्री की और इंतकाल की जो वैलिड चीज़ है। तो उस वक्त जब लोगों को ये पता चला कि यार ये तो हमने गलत कर दिया, फिर लोगों ने जनाब ये कहा कि हमने जो है ना ये फाइल वाला सिलसिला जो है ना, उन्होंने कहा कि हम फाइल नहीं लेते, हमें रजिस्ट्री वाला प्लाट दो। तो आप देख लें, आज अब मार्केट में आप ढूंढें तो आपको हर बंदा कहता है जी मुझे रजिस्ट्री वाला प्लाट है तो दे दें। अभी फाइल और रजिस्ट्री में कम अज़ कम 50, 60, 70 हज़ार रुपया मरला के हिसाब से फ़र्क है। तो जब कंपनी के ऊपर पाबंदी लगी, उसके बाद ये सारा सिलसिला रुक गया। वो तो चले, फिर भी किसी हद तक जो जस्टिफिकेशन थी कि जनाब जो कंपनी ओनर्स हैं वो आगे ज़मीन ना मज़ीद बेचें, और ये वो, हमने वहाँ सीडीए में भी जाके बताया कि जनाब ये तो सारे कुछ बेच चुके हैं, तो ये लोगों की राइट्स हैं, आप इनको ट्रांसफ़र होने दें। लेकिन वो, उन्होंने हमारी फिर वो वहाँ पर भी बात नहीं सुनी। लेकिन अब ये हुआ, जुल्म ये है कि जब 10, 15, 20 साल से लोग अपनी मलकियत में रह रहे हैं, उनके पास कब्ज़ा मौजूद है, ये राइट्स दिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है, वहाँ पर तहसीलदार है, गिरदावर है, एक रेवेन्यू का पूरा सिलसिला है, वहाँ से आपको हुकूक उन्होंने दिए, और उनको पता था कि ये रजिस्ट्रियाँ कहाँ से हो रही हैं, गोरी टाउन के अंदर ये जगह मौजूद है। लेकिन उन्होंने सारा कुछ करते रहे, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन मीनवाइल अब कुछ अरसा हो गया तकरीबन, ये जब ये नून की गवर्नमेंट आई, वहाँ पर आके जनाब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है जनाब नूर आलम साहब, वहाँ पर ये कोई एक मीटिंग चल रही थी, और उसमें पूछा गया, क्वेश्चन हुआ, तो वहाँ पर गोरी टाउन के हवाले से कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अगर ये इनके ऊपर कुछ जुर्माना है या कोई इनवन कोई चीज़ है तो ये नहीं देते इनकी रजिस्ट्रियाँ। उन्होंने ग्राउंड को नहीं देखा कि आया कि इससे कितने लोग
जो है ना मुतासर होंगे और उनके राइट्स सल्व होंगे। तो उन्होंने जनाब एक जस्ट ऑर्डर किया जनाब, और वो फिर मामला ख़राब हो गए। उस हवाले से हमने डीसी साहब से मुलाकात की। उस हवाले से हमारी जो है ना नूर आलम से भी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी हमने एक एप्लीकेशन लेके गए। उस हवाले से हमने फिर सारे गोरी टाउन के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टर तारक साहब के पास भी गए। वहाँ पर भी अब एक बार नहीं बहुत बार मतबर बार हम वहाँ पर गए और उनको सारी सिचुएशन का बारे में बताया। उनको पता भी है कि हकायक क्या है। तो वहाँ पर हमने जाके चीज़ें उनको एड्रेस की। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि इंशाअल्लाह ताला मैं 15 से 20 दिन के अंदर जो है ना मैं रजिस्ट्री के हवाले से पाबंदी खत्म। और ये है गैर कानूनी तौर पर, बिल्कुल इसमें कानून के मुताबिक नहीं है किसी के ऊपर इस तरह की जो अच्छा, पाबंदी लगाना। मैंने आपसे ये पूछना था कि जब आप गए हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद से मुंतखब एमएनए हैं और नून लीग के दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं, आप उनके पास गए हैं, नूर आलम खान साहब के पास गए हैं, इन और बहुत सारे वज़ीरों मशीरों के पास गए, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो किस नज़र से गोरी टाउन को देख रहे थे? देखें जनाब, आपका जब आप किसी इदारे में चले जाएं, किसी जगह पर जब चले जाएं, तो गोरी टाउन का जब नाम लेते हैं ना, तो वो फिर उसको फिर देखते ही किसी और के हिसाब से। लेकिन हमने उनको बताया कि ये गोरी टाउन एक सिर्फ ऊपर लेबल लगा हुआ है, इसका ज़्यादा तौर पर ये टाउन नहीं है। यहाँ पर लोगों की अपनी मालकियत है, यहाँ पर इंतज़ामिया कोई नहीं है, लोग अपनी मदद आपके तहत सारा सिस्टम चला रहे हैं। हमने उनको सारी चीज़ों से अवेयर किया, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की। लेकिन देखें, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई ये नहीं देखता कि जनाब ये किसके हुकूक सलब हो रहे हैं या कोई मामलात हैं या अवाम को कोई परेशानी है। इस बारे में कहाँ कहीं पर भी अवाम की सुनवाई नहीं है। तो इसमें डॉक्टर तारक साहब से हमें जो ज़्यादा उम्मीद ये थी, क्योंकि वो इसी हल्के से हैं और वो बेहतर अंदाज से हमारा केस परस्यू कर सकते थे और उसको सॉल्व करवा सकते थे। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, जब हम पिछली बार 40-50 हम लोग उनके घर पर गए और उन्होंने मीडिया के ऊपर आके कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और हमारे सामने बैठकर नूर आलम से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा 15 से 20 दिन के अंदर हम ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस टाइम तक अभी तक वहाँ से कोई जो है ना वो रिजल्ट नहीं आया और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इस वाले से मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ, गोरी टाउन के जितने रिहायशी हैं, यहाँ पर जितने डीलर्स हैं और जितने भी यहाँ पर लोग रहने वाले हैं, मेरी उनसे ये अपील होगी कि खुदारा इस बारे में जो अगर हमें आगे अगर नेक्स्ट कोई प्रोटेस्ट करना पड़े या पार्लियामेंट के आगे या प्रेस क्लब के आगे या एनी हो कोई हम एहतजाज करते हैं, तो इसमें सब को मिलकर जो है ना हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, तभी जाके ये मसला हल होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जनाब डायलॉग से ये मसला हल हो। अच्छा, रजिस्ट्री पे पाबंदी की वजह से ना लोगों के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं अपनी ज़मीन बेचने के और ज़मीन ख़रीदने के, जो ना वो भी सॉल्व हो गए हैं। और रजिस्ट्री पर पाबंदी की वजह से जो यहाँ पे डीलर बरादरी है, जो प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं, उनके किचन का भी मसला बन गया है। चूँकि प्रॉपर्टी की यहाँ पे जो ख़रीदो फ़रोख्त थी उससे रजिस्ट्री पे पाबंदी की वजह से कम हो गई है। तो आप डीलर बरादरी को बिलखसूस राशि भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, चूँकि आप नुमाइंदे हैं डीलर्स बरादरी के, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में, रजिस्ट्री पाबंदी के बारे में? देखें जी, मेरा ये पैगाम है सब डीलर भाइयों को। सबसे पहले तो हम सब बरादरी है हमारी, डीलर भाई हम भाई हैं आपस में। हम तो कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमें आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद करना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। जो जेन्युइन काज हो उस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। पॉलिटिक्स हर जगह चलती रहती है जनाब, आप किसी जो एसोसिएशन को ले लें, आप जहाँ पर भी चले जाएं, वहाँ पर ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स होती रहती है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। लेकिन आप ये देखें, जब कॉमन काज हो, आपके हकूक की जो है ना उसमें पमाल हो रहे हो, तो उसमें हमारी पूरी मार्केट को इकट्ठे होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। जब हम कॉल करें या कोई एनी अदर कोई और बंदा जनाब उसके पास कोई वे आउट है, वो अगर कोई कॉल करे तो हम सबको मिलकर एक आवाज़ बनना चाहिए। इस वाले से हमें प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। यही मेरा सब भाइयों को जो है ना इस वाले से पैगाम है। आपने चूँकि डीलर बरादरी के हवाले से बात की है, तो हम भी डीलर बरादरी में शामिल हैं। तो चूँकि बाबर सदी साहब, आप इस वक्त जो आप अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दिया गोरी टाउन में, इस वक्त आप गोरी टाउन डीलर्स की जो सुप्रीम कौंसिल बनाई गई है उसको आप हेड कर रहे हैं, ठीक है? और मरकज़ी जो एसोसिएशन है आप उसके भी नुमाइंदे हैं। तो इससे ये नहीं होता है कि आप पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है? आपके बारे में अगर कोई बंदा कोई गलत बात कर दे किसी लाइल्मी की वजह से, किसी भी बिना पे, तो आपका काम है उसको बर्दाश्त करना। और आप इकट्ठा करने की जो बात करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप डीलर्स के पास जाएं
जो बिलखसूस जो डीलर्स के नुमाइंदे होते हैं यहाँ पे, आप उनके पास जाएँ, इकट्ठा करना, उनका एक प्लेटफार्म है, इकट्ठा करना, ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी नहीं आती? जी बिल्कुल जनाब, देखें जब मैक्सिमम आप इस हवाले से कहते 80% या 90% जो हमारे इस टाइम इलेक्शन हुए हैं इस्लामाबाद की, इसमें पूरी हमारी जो डीलर कम्युनिटी वो एक साइड पर थी। तो कुछ 10% लोग, हर जगह कोई इख्तलाफात होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो बाकी हम सारे यूनाइट हैं। तो बाकी अगर फिर भी अगर हमारी मार्केट के अंदर हमारे यहाँ पर बुजुर्ग हैं, हमारे पुराने हमारे साथ, हमारे उनके साथ कारोबारी मरासम है हमारे सब भाइयों के साथ, तो मैं ये समझता हूँ मुझे अगर कोई तनकीद करता है तो मैं बिल्कुल उसकी तनकीद पर कोई मुझे अफसोस नहीं होता। लेकिन आप ये करें, कम अज़ कम मेरी ये गुजारिश है कि जो बंदा तनकीद करे, तनकीद पर इसलाह करे, ये ना करें कि आप उसकी मुखालफत करें और उस काज जो मैं हम काज लेके उठते हैं, बिलफर्ज हम ये कहते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारे प्लाट 2 नंबर बेच रही है, या हमारे साथ कोई चार्जेस के ऊपर या किसी एनी हाउ किसी और चीज़ के ऊपर हमारे साथ ज्यादती कर रही है, तो जब हम ये आवाज़ उठाएं तो उस पर सब भाइयों का इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर इन्हीं और किसी और बंदे के पास कोई मामला है, अगर वो कोई बात करता है या कोई इस वाजे हम इंशाल्लाह ताला हम हाज़िर हैं, हमारी कोई आपस में डिवीजन नहीं है। बिल्कुल मैं जनाब बड़े दिल से फ़राख़दाना तौर पर ही मैं बात करता हूँ कि जो भी अगर कोई बंदा हम पर तनकीद करता है तो हम उसे बर्दाश्त भी करेंगे। हमारी जो सुप्रीम कौंसिल है उसमें बहुत माशाल्लाह सीनियर समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको गोरी टाउन के हर एक मामले में ईच एंड एवरीथिंग उनको हर हवाले से, ज़िम्मेदारों के हवाले से, मालकान के हवाले से, हर हवाले से वो बेहतर अंदाज में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी। मैं थोड़ा ही अरसा हुआ है जनाब, मुझे एक सब भाइयों ने आपने इज़्ज़त दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी यही कोशिश होगी कि गोरी टाउन के डीलरों की बेहतर अंदाज से नुमाइंदगी की जा सके और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से हम आपस में जो है ना अपने मामलात को हल कर सकेंगे। जब तक हम आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, ये जो मालकान है कंपनी वाले, ये कभी हमें डिवाइड कर करके तो ये अपने फ़ायदे उठाते हैं और जब इनका मकसद हल हो जाता है उसके बाद ये छोड़ देते हैं। जी, अच्छा, पिछले दिनों व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने देखा जो फ़ेज़ 7 बिजली बिजली का मसला है ना, उस पे बड़ी लिया-दया हो रही थी। बिलख़ुसूस जो गोरी टाउन फ़ेज़ 7 में जो कमेटी बनी हुई है बिजली के सिलसिले में, उनके कोई सदर हैं या कौन है, सरदार अशफाक साहब, उन्होंने जो बयान दिया है उस पे ना काफ़ी लिया-दया हुई है। तो उस पे चूँकि कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू से? जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल, वो असल में मेरी उनसे बात भी हुई। जो कमेटी है फ़ेज़ 7 की, वो डायरेक्ट कंपनी से उसका कोई राब्ता नहीं था। वो हमारे पर डिपेंड कर रहे थे कि आप ही कंपनी से जाके डायलॉग करेंगे और ये 2 ढाई लाख रुपए हमने लेके दिया, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल की वजह से उनको मिले हैं। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। परेशानी ये हुई कि जब पिछले अरसे उन्होंने एक कॉल दी कि जनाब ये हम जो है ना अपनी बिजली के हवाले से जनाब हम एहतजाज कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ। तो उसमें डीलर भाइयों को ये चाहिए था कि वो उनकी शाना बिशाना उनके पास खड़े होते, उनके साथ देते, उनको कहते यार ये तो हमने प्लाट बेचे हुए हैं, तो हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने मुझे गिला किया कि कुछ आपके डीलर जो भाई थे, उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे। इवन ये कहा कि आप जो है ना वो फ़ेज़ 7 चौक से आगे जाएँगे नहीं, आपका यहाँ पर ही सौदा हो जाएगा। तो अब आप बेहतर अंदाज में उनको वो मिसगाइड कर रहे थे। और चौधरी उस्मान की तरफ से जो हमें 50 लाख रुपए का चेक दिया और जनाब उसके वाले से जो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पैदा हुई, तो उस वाले से उनका गिला था कि जनाब कोई उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं, उन्होंने मदद भी, उन्होंने कहा कि हमें पूरी गोरी टाउन जो डीलर भाई हैं उनसे हमारे कोई जो है गिला शिकवा नहीं है। लेकिन उन्होंने चंद बंदों के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जनाब उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पर्सनली आप अगर किसी को कोई गिला शिकवा आया तो आप उसके पर्सनली आप कहें। लेकिन आप ओवरऑल जो मेजॉरिटी में आप बात करते हैं, इज्तिमाई बात करते हैं, तो वो उसमें सारे लिबेट में भी आ जाते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, हमारे सारे दोस्त आ जाते हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास भी ज़रूर हुआ है। उनके बाद उनकी एक पूरी कमेटी, उनका एक वफ़द हमारे पास आया, उन्होंने मदद भी की। उन्होंने कहा कि जनाब आप ही ने जो कुछ करना है करना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल जनाब बेसिकली जो डीलर और जो अलाटी होता है या रिहायशी होता है, इसका जोली दामन का साथ होता है। एक डीलर अपने जो वहाँ का रिहायशी होता है उसको आके घर देता है या उसको जगह दिखाता है, उसकी हर वाले से उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये सारा जो गोरी टाउन है ये बेसिकली डीलर ने ही आबाद किया है। तो इसमें मैक्सिमम अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग मफाद परस्त हैं जो अपने ज़ाती मफाद की खातर जो है ना पूरे सिस्टम को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हर जगह में पाई जाती हैं। लेकिन मैं किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाता। मेरी आज भी सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जो सब मिलकर इस गोरी टाउन के लिए काम करें जनाब।
जी बिल्कुल, जब ये बहस वगैरह हो रही थी तो हम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हम कमेंट्स नहीं देते हैं। जो फेज़ 7 की जो बिजली के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उनके जो कर्ता धर्ता हैं सरदार अशफाक साहब, तो उन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल से उन्होंने अल्फाज का चुनाव करने में ना वो थोड़ी सी गलती कर गए हैं। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो फेज़ 7 में ना सिर्फ रहायशी है बल्कि जो घोरी टाउन के डीलर्स हैं वो भी घोरी टाउन के रहायशी हैं, वो वहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मैनेजमेंट है, इन्होंने बिजली की बहाली के लिए जो डिमांड नेट जमा कराने का जो मसला था, 5.5 करोड़ रुपए का जमा कराना था। फेज़ 7 में बिजली ना काफ़ी अरसे से नहीं है। मैं अपने चैनल के नाज़रीन जो अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो गोरी टोन के बारे में कहते हैं आप वीडियो अपलोड करें, हम गोरी टोन के बारे में जानना चाहते हैं, बिलखसूस दुबई और सऊदी अरब से। और वो कहते हैं जी आप गोरी टोन के बारे में हमें बताएँ, हम इसके मामलात से हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बिजली की बहाली के लिए गोरी टाउन की जो मैनेजमेंट है, दोनों मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें इनका क्या किरदार रहा है? जो अभी डिमांड नोट इशू हुआ है 5.5 करोड़ रुपए का जो जमा हुआ है, अभी जो बिजली खंभे लगे उस वाले से मेरा सवाल है। देखें जी, बात यह है कि गोरी टाउन के जो मालकान हैं, साबका हों या मौजूदा हों, ठीक है ना, अरबों के हिसाब से यहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट की मद से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने यहाँ से पैसे डेवलपमेंट मद की शक्ल में इकट्ठे किए तो उनका ये था कि हम यहाँ पर बिजली लगा के देंगे और आपकी सेवरेज और गलियों के हवाले से उन्होंने पुख्तगी जो मामला है वो उनकी जिम्मेदारी थी। ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारे पैसे उनको ही देने चाहिए जब वो आप डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। और तो ये लाजमी बात है, फिर ये इसी की मद में पैसे हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जनाब यहाँ पर चोर बाजारी आज दिन तक चल रही है, ये अपनी जिम्मेदारियों से कासर हैं। और जनाब ये आज फिर लोगों से जो है ना, पहले 50,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस थे शुरू में, फिर लाख हो गए, फिर एक जनाब जब चौधरी उस्मान साहब के पास ये कंपनी रही तो उन्होंने एक फॉर्म की मद में एक लेटर जारी किया जिसकी हमने भरपूर अंदाज में मुखालफत की। अपने डीलर भाइयों को कहा कि जब आपको अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन रिस्क दिया है लाखों के हिसाब से, तो आप ये 5-10 हज़ार रुपये के चक्रों में ना पड़ें। और ये जो डेवलपमेंट फार्म है, ये आप इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। अनलिमिटेड यहाँ पर फॉर्म बिक गए। देखें यहाँ पर कैपेसिटी है 3,000 प्लाट है, तो आप 3,000 प्लाट के बजाय जब 6,000 प्लाट जो फॉर्म है डेवलपमेंट फॉर्म मार्केट में आप सेल कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वक्ती तो डीलर ने जनाब थमा दिए सबको, जनाब ये आप ले लें, जनाब ये ले लें, जनाब ये इसके बगैर आपकी कब्जा नहीं मिलेगा। तो लोगों ने ले लिए, कुछ लोगों ने अपने पास रख लिए, कुछ ने इस पर बिजनेस भी किया। 80 लाख हज़ार रुपये के हिसाब से लेकर 1 लाख में बेचे, 1 से 5 में बेचे, 10 में बेचे। मेरी समझ के, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी उस्मान साहब ने यहाँ से 35 से 40 करोड़ रुपया डेवलपमेंट की मद में पैसे यहाँ से इकट्ठे किए फेज 7 और ये जो मुल्का 8 के हवाले से। लेकिन आप ये देखें कि आप मुझे बताएं पूरे फेज 7 में आप मुझे बताएं कि वो जो 35-40 करोड़ था उसकी मद में कितने पैसे यहाँ पर लगे हैं। यहाँ के पैसे यहाँ लगने चाहिए। यहाँ के पैसे जो है ना वो प्रॉपर 5 में लगे या किसी और जगह पर लगे, उनको उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ के पैसे यहाँ नहीं लगाए गए। तो पिछले अरसे में जब हमने डिसाइड किया कि जी आधी कंपनी दे दे और ये पैसे डेवलपमेंट जो डिमांड नोटिस के पैसे दे, तो बड़ी मुश्किल से हमने इनको जनाब इनकी गर्दन पर जो है ना वो हाथ रखकर हमने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये इनसे लिया जब राजा अली अकबर एंड कंपनी से। तो इस बार जो है ना चौधरी उस्मान साहब के हिस्से में भी जितनी बिजली आती, क्योंकि कल यहाँ से ये बिजली मेन लाइन जो है वो गुजर कर आगे जाएगी, 8 में भी जाएगी, मिडवे में भी जाएगी। तो इसमें 80 लाख रुपया तकरीबन जो है ना वो उनके ऊपर डाला था। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट करके फिर वो 50 पर आ गए, जी ये जनाब ये तो बिजली गलत लग रही है, ये वो 50 लाख रुपए पर आए और उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक दिया जो उसके बाद वो कैश नहीं हो सका और आज दिन तक वो जो है ना काम इल्तवा में पड़ा हुआ है। तो मैं आपके चैनल से मैं अपने मालकान को ये आज तंबीह करता हूँ कि खुदारा आपके घर में भी आपके बच्चे हैं, आप भी जो है ना वो रिस्क हलाल की कोशिश किया करें कि यहाँ से रिस्क हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाएं। ये हराम जो कमाई है ये इसको छोड़ दें और जो आपने लोगों से लूट मार के जो पैसे इकट्ठे किए हैं ये उनको रिटर्न करके उनकी फैसिलिटीज़ की बिजली और डेवलपमेंट के जो काम है वो उनको करवा कर इस रिस्क को हलाल करें। नहीं तो ये जो है ना कब्र में भी जाके आपके इनके ना भैया अजाब बन जाएगा। ये आपको इनको जवाब देना होगा। ये आज नहीं यहाँ पर देते अवाम के साथ जो धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये कल कब्र में तो देंगे ना। वो देखें जी
जो है इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में जाके रहने से तो नहीं मामला हल होते ना। कल जब आप यहाँ से पैसे वसूल करते हैं तो लाजमी बात है अल्टरनेट आपका हिसाब किताब भी आपको होगा। तो ये इनको जनाब फौरी तौर पर ये जो चीज़ें हैं इनको मजीद कोई हम ये पहले जो आखिरी बात मैं करूँगा कि अभी पिछले दिनों में जो लिस्ट लगी थी कि जनाब हम चार्जेस के हवाले से बढ़ाएंगे ये करेंगे, बिल्कुल हम इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़ाने देंगे। आया मैं अगर इन्होंने पैसे ना दिए तो इंशाल्लाह ताला हम ये भी जो बत्तखोरी बंद करवा देंगे। अगर इन्होंने कोई मस्ती की तो बिल्कुल जो है ना हम इस पर जो है ना भरपूर जो है ना एहतजाज भी करेंगे। अगर कोई इस तरह मामला हुआ तो इंशाल्लाह ताला वो बढ़ाने देंगे। और जो डीलर भाई हैं वो आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें और इंशाल्लाह ताला तभी हमारी बेहतरी आ सकती है। अच्छा बाबर सती साहब, आप चूँकि डीलर्स के नुमाइंदे हैं तो मैं इसलिए डीलर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। जो डीलर्स होते हैं वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में यूँ समझ लें कि जो प्लाट लेने वाले खरीदार होते हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके हकूक़ के ज़ामिन की हैसियत रखते हैं। जब कोई सोसाइटी के मलकान कोई इस तरह का 2 नंबर काम करें, डेवलपमेंट फार्म बेचें या 2 नंबर प्लाट बेचें, फाइलें बनाकर बेचें, तो उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो डीलर्स हज़रात होते हैं। तो बाबर सती साहब, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, कुछ डीलर्स हैं, कुछ ऐसे आवाज़ें भी आती हैं कि गोरी टाउन से कमा के तो चौधरी उस्मान साहब ने नीलादुल्ला में फार्म हाउस बना लिए और उधर से चूँकि चौधरी अब्दुर्रहमान साहब इसके बानी भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ से करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा के तो ब्लू एरिया में प्लाजे बना लिए हैं। बल्कि यूट्यूब में पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी कि इस्लामाबाद में जो सबसे कीमती प्लाट था 8.5 अरब रुपए का, वो बेचा गया था। तो गोरी टाउन में ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो चौधरी अब्दुर्रहमान ने खरीदा है। क्या ये बात, ये दोनों सच है? इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल नहीं, ये इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो ब्लू एरिया में जो एक प्लाट है उसकी तकरीबन मालियत इस टाइम 3 से 4 अरब के जो है ना राउंड अबाउट है। जो मैं आज बिल्कुल आज लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो गोरी के मुतासरीन की प्रॉपर्टी है, वो इनके ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। राजा अली अकबर एंड चौधरी अब्दुर्रहमान का जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो लाइबिलिटीज़ हैं लोगों की वो ज़िम्मे उनके हैं बनती थी, जो ओवर प्लाट बेचे हैं या 135 कनाल का मामला है उसके हवाले से जो ब्लू एरिया का प्लाट और जो आगे आप काकपुल के आगे जो फेज 10 की ज़मीन है, ये दोनों उन्होंने बाउंड की थी कि ये मेरे बच्चों पर इनका कोई हक नहीं होगा। ना ही चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के बेटों का हक है इस पर, ना ही राजा अकबर साहब के बेटों का हक है इसके ऊपर। ये जो प्लाट और ये जो प्रॉपर्टी है बेच कर ये मुतासरीन के मामलात को क्लियर किया जाएगा। तो आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि जनाब इवन के वो जो ब्लू एरिया का प्लाट बिके या ये जो जगह है काकपुल की नज़र फेज 10 की ये जगह बिके और जनाब लोगों के जो मामलात जो है ना वो क्लियर हों, बस ये इसमें हकीकत है। आज बाबर सती साहब ने एक बहुत ही हैरान कुन बात बताई है जो कि हमारे चैनल पे आके उन्होंने की है कि जो ब्लू एरिया में 4 अरब रुपए का प्लाट है, जो प्लाजा है, जो प्लाट है वो गोरी टाउन के मुतासरीन के लिए है। उसके अलावा जो फेज 10 के लिए बनाया जाता है, गोरी टाउन का फेज 10 जो कि काकपुल के पास है, वो भी ज़मीन गोरी टाउन के मुतासरीन के लिए रखी गई थी। तो गोरी टाउन के जो मुतासरीन है तो उसके मतलब है इसको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मुतासरीन की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो उसके लिए आप क्या, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या कर रही है वो बता। मैं ये असल पॉइंट जो है ना ये अभी हम इस तरफ आए हैं जनाब। अगर हम पूरा दिन जो है ना लस्सी चलते रहे तो उसमें से निकलना कुछ नहीं है। असल में जब हम इनके साथ बैठे, इनके साथ जो एग्रीमेंट देखे हमने और हमने कहा कि यार ये अगर गोरी टाउन इस टाइम अगर मेरे राउंड अबाउट मुझे लगता है ऐसे कि गोरी टाउन की ओवरऑल अगर फाइलें वगैरह काउंट करें तो 1 अरब रुपए के नज़दीक जो है ना यहाँ जो लोगों की मुतासरा प्लाट है इतने तक बाकी ज़मीन है। हमने इनको कहा कि आपके पास कौन सा फार्मूला है, आप किस तरह लोगों को क्लियर करेंगे वो बताएं। ये आपके पास कभी आप कहते हैं जी जो इनकी अपनी ज़ाती ज़मीनें हैं ना जो इन्होंने एसेट बनाए अपने लिए उनमें से 1 रुपया ये 1 इंच भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। फिर जब इन्होंने ये बात खोली हमारे साथ कि ये जो है ये प्रॉपर्टी है ये जो है मुतासरीन की है, अब मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें हमारी आज से जितनी पहले मीटिंग्स हुई हैं इस वाले से एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्लू एरिया का जो प्लाट था उसमें राजा अरशद चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और राजा अकबर साहब जो दो बेसिकली प्लाट 2 हैं, लेकिन अगर उसमें जो तीसरा पार्टनर है जो चौधरी अरशद है उसकी अगर बीच में से हिस्सा निकाला जाए तो एक प्लाट इनको जो है ना फिर इनका अलग हो जाता है। हमने ये कोशिश करनी है सब जितने डीलर भाई हैं और जो मामलात हैं और ये हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक पेज पर आएँ
और जो इनके जो एसेट्स हैं वो उनके बिकवा कर तो फिर अपने लोगों के मुतासिन को क्लियर करवाएं। लेकिन ये इतना सौखा काम नहीं है। अभी इनकी जब ये मामला क्लियर हो जाएंगे ना, तो जब ये इनको प्रेशर जाता है तो फिर कहते हैं ठीक है जी हम देने। राजा जंगीर अकबर ने हमारे साथ अल्फान ईमानन कराना थाने में भी एग्रीमेंट किया, हमारे साथ ऑन द मीडिया में भी कहा, और रहमान साहब ने कहा कि जी हम भी, और हमारे राजा साहब ने कहा, उनके जंगीर साहब ने कहा हम भी अपनी जो उनके राजा अकबर की जो वारसान है, हम अपने जो वालदैन के हिस्से में जो जिम्मेदारियां आती हैं हम हर हवाले से पूरा करने के लिए तैयार हैं। वो कभी भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो करेंगे तो हमें जो है ना कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये मामला जो है ना वो हल होंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो डीलर्स होते हैं वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो गोरी टोन जो बनाने वाले हैं वो उसका मतलब उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं और उन्होंने ब्लू एरिया इस्लामाबाद में भी जायदादें बना रखी हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि चैनल के नाजरीन को जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के हमारा चैनल देख रहे हैं, जो गोरी टाउन है वो इस्लामाबाद की सबसे बेहतरीन प्राइम लोकेशन पे वाक़ है और इसके मालिकान देख रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो गोरी टाउन को बेचकर ब्लू एरिया इस्लामाबाद में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने के बावजूद भी ये बिजली के चार्जेस, ये डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा, पिछले दिनों एक लेटर आ गया था, उनका नोटिफिकेशन आ गया था कि डेवलपमेंट में जो चार्जेस पे इन्होंने इजाफा कर दिया, पोजेशन में फलां में। तो उसके बारे में आप कुछ बात करेंगे? देखें जी, बात ये होती है कि अभी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए बजट का मामला। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि ये अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देने। जो इनके कंबाइन एसेट्स हैं ना, जो इनके मुश्तरका एसेट्स हैं, वो तो ये उनकी कोशिश होती है कि वो हम बेच कर जो है ना गोरी के ऊपर लगा दें। लेकिन कोई 1 रुपया भी अपनी जेब से, कोई दोनों तीनों फ्री कहने में से 1 रुपया भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये एसेट इनके नहीं बिकेंगे, ये जो आपको मैंने ब्लू एरिया का प्लाट बिकाया और ये जो 300-400 कनाल, जो 400 कनाल ये जो फेज 10 की ज़मीन है, जब तक ये इनके मामलात हल नहीं होंगे, ये लोग यहाँ पर मुतासरा लोग जो है ना इसी तरह जो है ना आस्था थोड़े थोड़े तो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना एकदम नहीं क्लियर हो सकते। बस ये मेन जो पॉइंट है कि जनाब ये जब इनके पास जो है तो ये रोना धोना करते हैं। एक कहता है जी ये नहीं दे, राजा के बेटे जो है ना वो पैसे नहीं देने के लिए तैयार। जब उनको कहते हैं तो वो कहते हैं रहमान साहब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सुप्रीम काउंसिल है, इसने तकरीबन कंपनी के साथ ना करते, जब ये इस जो टेन्योर बना है अभी ये आए, इससे कम से कम 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, हम इनको ये नहीं कहते कि हम इनको भगा दें, हम ये कहते हैं कि पहले इखलाकी तौर पर किसी तरीके से, अच्छे तरीके से हमारी उनके साथ, वो डेवलपर हैं और यहाँ पर हम डीलर हैं, डेवलपर और जो है ना ये दोनों मिलकर किसी सोसाइटी को बात करते हैं। हम नहीं के चाहते कि इनके साथ हमारा कोई तनाज़ा हो, कोई फड्डा हो, इनको नैब वाले उठा के ले जाएं और फिर कल इनकी जो है ना इनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, उसमें गो के जो मुतासरीन है उनके लिए भी परेशानी बनेगी। हम इनको आज भी ये कहते हैं कि अच्छे तरीके से आप इंसान बन जाएं और जो है ना ये जो आपस में चीज़ें हैं इनको डिवाइड करके लोगों के मामलात को ये हल करें। इनमें उनकी भी बेहतरी है और हमारी भी बेहतरी है। अगर ये वो ऐसा काम नहीं करेंगे, आखिर फिर कानून के रास्ते भी खुले हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर ये नहीं करेंगे तो हम हर प्लेटफार्म पर जो है ना इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज बाबर सदी साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जो अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है ब्लू एरिया इस्लामाबाद में और फेज़ जो 10 बनाने के लिए जा रहे थे, वो बेचकर ही मुतासिरीन के मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो बाबर सदी साहब, ये जो बेचकर मसाइल हल करना, ये जिम्मेदारी आपकी सुप्रीम काउंसिल की है या किसी और की है? देखें जी, ये इतना बड़ा टारगेट है। देखें, मैं कहता हूँ कि जनाब ये अल्लाह ताला ने हम पर बोझ डाला है। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस रास्ते में डाला है और बड़े अरसे से हमारी तकदो है, वल्लाह मैं यहाँ पर आपसे अल्फन ये बात कर रहा हूँ, हमारा 1 टके का लालच ज़ाती नहीं है। ठीक है, हमारा सिर्फ या लालच ये है कि हमने कम अज़ कम 13, 14, 15 साल हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, रिस्क कमाया है और हमें, हमारी पहचान गोरी टाउन से है। हम बेशक चले जाएँ, किसी ब्लू एरिया सेक्टर में चले जाएँ, गुलबर्ग में चले जाएँ, बैरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पर पता क्या होता है, वहाँ कहते हैं जी बाबर सती साहब का तलक, जब वो हमारा तारुफ कराते हैं गोरी टाउन से, तो इसका मतलब है यहाँ से ही हमारा तलक, हमें अल्लाह ने इज़्ज़त इसी जगह से दी है। तो यहाँ से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, तो यहाँ की मिट्टी के साथ, यहाँ के इस गोरी टाउन के साथ वफा करना भी हमारा हक बनता है। ठीक है ना? तो हम यही चाहते हैं, अल्लाह से दुआ गो हैं, या अल्लाह हमें इतनी हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमा कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुतासर हैं, बेवाएँ हैं, लोग यकीन जाने, मैं सजाद भाई आपको बता नहीं सकता, जब हम वहाँ पर लोगों को मिलते हैं, हमारे पास लोग डेली की बुनियाद पर हमारे पास केसेस आते हैं।
हम थाने जाते हैं, थाने और बाकी मुख्तलिफ पैनल पर इनको प्रेशराइज करके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर किसी एक सिंगल बंदे की भी दवा हमें लगे ही ना, तो हमारे लिए यही बायस निजात का ज़रिया है। बाकी जहाँ पर जितने कमाएँ इधर ही छोड़ के चले जाने हैं, साथ किसी ने कुछ भी नहीं लेके जाना। तो बस ये अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, अगर तुम्हें हमें इस रास्ते के लिए चुना है तो हमें इसमें हिम्मत और ताकत अता फरमा के हम अपने डीलर भाइयों के, अपने रिहायशियों के और जो हमारे मुतासिन हैं उनके मसाइल को हल कर सकें। अच्छा, अभी जो गौरी टाउन के बानी हैं, जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, राजा अली अकबर साहब, उनके बेटे ने SHO थाना कराल में कोई दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने कहा जी मेरा तो इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। तो इस दरख्वास्त के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे बाबर सदी साहब? मैं काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो चुका है, तो चलें। इस हवाले से बात यह है कि जब इनके थाने के ऊपर से ये वहाँ लिख के दे के आए हैं, SP साहब के दरमियान और हमारे दरमियान, डीलर के दरमियान एक मायदा हुआ था। उस्मान ने यह कहा था जितने प्लाट अवर मैंने बेचे उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और जो राजा अकबर एंड कंपनी ने बेची उसकी जिम्मेदारी उनकी है। इस हवाले से जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, जब इनके ऊपर पर्चे होते हैं, जब लोगों को ये तरीके से पेमेंट नहीं करते, ठीक है ना, एक बंदा जाता है इनके पास, कहता है जनाब मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरे मामला जो है ना, मेरा आपने प्लाट नहीं दिया ना, आपने पेमेंट दी है, तो फिर वो बंदा जाता है थाने में जाकर जनाब फिर वो अपनी एप्लीकेशन देता है। तो फिर जब कानून के मुताबिक पहले तो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन इनको जो है ना मोहलत दी जाती है। जब ये अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं तो फिर वहाँ से होता है पर्चा। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, पर्चा होता है, इसको बुलाया जाता है, तो ये फिर वहाँ पर एक जनाब दरख्वास्त दे आते हैं कि जनाब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आज आपके प्लेटफार्म से ये एक बात, अहम जो बात है वो बताना चाहता हूँ। राजा जहांगीर अकबर साहब ने ये एडमिट किया था कि जनाब वालद के बाद जिम्मेदारी मेरी और मेरे भाइयों की है। उसके बाद राजा अली अकबर के तमाम वारसान ने राजा सफ़ीर अकबर को अटॉर्नी दे दी है। होरी के हवाले से जितनी जायदाद है, होरी की जितनी जायदाद है, उसकी जितने भाइयों ने, सारे भाइयों ने राजा सफ़ीर अकबर साहब को जो है ना वो अटॉर्नी दे दी है। तो आप जब अटॉर्नी ले लेते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बेनरफ हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल जनाब ये बच्चों वाली बातें हैं, और ये उनको जाके जनाब अपना एक प्रेशर रिलीज करने के लिए हम इंशाल्लाह ताला कल थाने में जाएंगे और वहां पर साबित करेंगे कि ये जिम्मेदार है। ये कैसे जनाब अपनी जिम्मेदारी से डिनाई कर सकते हैं? तो ये वैसे एक जो है ना वो आंखों में मिट्टी डालने वाली बात है, बाकी इसमें हकीकत कोई नहीं है। चलें, प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा हो रहा है, मैं सेकेंड लास्ट सवाल पे आ जाऊँगा। गौरी टाउन के साथ 4 यूनियन कौंसिल में तकसीम कर दिया गया है। अगर 31 दिसंबर 2022 को इलेक्शन हो जाते तो गौरी टाउन से 4 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन आते हैं, तो उससे भी यकीनन गौरी टाउन के मसाइल हल होने की उम्मीद की जा सकती थी। क्योंकि गौरी टाउन के में जो मसाइल हैं, बिलखसूस रजिस्ट्री की जो बंदिश है, गैस का मसला, बिजली फेज़ 7 में बिजली का मसला और पानी का मसला। तो आप जो सुप्रीम कौंसिल है, जो डीलर बरादरी है, आप इससे कोई उम्मीद करते हैं कि जो मुंतखब लोग आके इसके लिए काम करेंगे गौरी टाउन के लिए? देखें जी, या आप उनको अपने साथ कैसे उनको मिलकर मसाला हल करेंगे? देखिए सबसे पहली बात है, जो अभी पिछला एक जो सिलसिला चल रहा था इलेक्शन बिल देती है, उसमें तकरीबन गौरी टाउन के ऊपर तमाम 4 यूसीज पर मुश्तमिल था। गौरी टाउन 4 यूसीज पर मुश्तमिल था। यहाँ से चेयरमैन और बाकी जो हमारे कौंसलर राज वगैरह ये एक बदलती सिस्टम है, और बल्दियात के ज़रिए ही जो आपके काम जो है ना वो होते हैं बेसिकली। तो ये खुशाइंद बात थी, अच्छी बात थी, लेकिन वो अल्तवा में चला गया और बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। लेकिन मेरी तमाम यहाँ के रिहायशियों से एक रिक्वेस्ट है और ये मेरा पैगाम है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं, सबसे पहले उनको अपने यहाँ का वोट इंदराज करवाना चाहिए। ठीक है, अगर वो अपना वोट यहाँ पर इंदराज नहीं कराएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर जब तक नहीं होगी, उनके नुमाइंदे यहाँ से काम नहीं करेंगे। जब आपके पास कोई वोटर, आपके पास कोई चेयरमैन या कोई काउंसलर या कोई एनईओ कोई आता है, तो वोट लेने के लिए तो आपके पास एक ही अख्तियार जो होता है, वो हथियार होता है कि वो अपना वोट, जिसके वो वोट होता है, वो उसको कहता है इधर आओ ना, मेरे साथ बैठो, मेरे ये मसाइल हैं, तो उसके साथ जो बैठ कर वे मामला जो हल भी किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गौरी टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको अपना यहाँ पर वोट रजिस्टर कराएं, ताकि यहाँ पर आपको पता है कि तकरीबन लाखों के हिसाब से यहाँ पर आबादी है, तो हमारा उसके हिसाब से यहाँ पर वोट भी इंदराज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सब लोग भाई मिलकर अपना वोट इंदराज कराएं। तो कभी जब कोई मौका मिला तो लोगों के यहाँ से बल्दियात के थ्रू आपका जो है ना वो आपका जब आपके जनरल इलेक्शन होते हैं, तो यही है, मैंने जो आज आपकी बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर तारुक हो गया, इसके या खुर्रम नवाज हो गए, ये आपके पास आएंगे
कहेंगे जनाब हमें वोट दें, तो फिर आपके पास भी तो कोई जवाब होगा ना कि आप कह सकेंगे कि जनाब हम उस वक्त आपके पास गए थे आपकी बिजली के हवाले से, रजिस्ट्रियों के हवाले से, तो आपने हमारा मसला हल नहीं किया, तो आपके पास अल्टरनेट फिर जो है ना ऑप्शन होता है कि मैं आपको नहीं वोट, मैं किसी और को वोट दूंगा। तो यही अवाम के पास एक आखिरी हल होता है, इसके बाद और कुछ नहीं होता। प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा हो गया, लेकिन लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, गोरी टाउन के राशि भी और डीलर बरादरी भी। तो मेरा बाबर सत्ती साहब से एक आखिरी सवाल है, जो जो डीलर्स बरादरी है, आप हैं जिसको आप ऐड भी कर रहे हैं, इनके ये दूसरों के मसाइल तो हल कराने की भरपूर कोशिश करें, आप भी कर, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये खुद मसाइल में, ये तो खुद मसाइल का शिकार हैं। बहुत सारे डीलर्स बरादरी के लोग हैं, वो कहते हैं जी हमें जो गोरी टाउन में हम काम करते हैं, यहाँ पे सस्ते सस्ता प्लाट या 20 लाख रुपए में 5 मरले का प्लाट मिल जाता है लोगों को। वो जब हम बेचते हैं तो हमें 1% कमीशन दिया जाता है, यानी कि इतनी जदोजहद मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ 20,000 रुपये मिलते हैं, और प्लाट की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो हम पे डाल दी जाती है। फिर हम बाद में जाके थाने कचहरियों में केसेस भुगत रहे होते हैं, जिरगे भुगत रहे होते हैं। तो डीलर्स बरादरी की तरफ ये भी कहना है कि कम से कम गोरी टाउन में महंगाई के तनासब से जो डीलर्स हैं उनका कमीशन गोरी टाउन में 2% होना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जनाब, मैं इस बात पर इत्फाक भी करता हूँ, तायद भी करता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जो है ना बाज़ाब्ता तौर पर गोरी टाउन के जो डीलर हैं उनके लिए एक जो है ना उसके अंदर एक नोटिफिकेशन जारी करें कि जितने यहाँ हमारे डीलर भाई उनके लिए जो हमारा कमीशन होना चाहिए वो 2% होना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं एक ये भी बात कहूँगा कि अगर आपको 2% कमीशन मिलता है तो आप टॉप भी मत लगाएं, ठीक है ना। तो इस हवाले से भी एहतियात बरतनी चाहिए। फिर अगर आपने कमीशन पर जो है ना काम करना है तो आप कमीशन पर ही काम करें, फिर टॉप जो है ना वो उसको छोड़ दें आप। ये बाबर सती साहब ने बहुत अच्छी बात की है। प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा हो गया और आपने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना गोरी टाउन इस्लामाबाद के बारे में। और आज जो सुप्रीम कौंसिल है डीलर्स की, उसके सरबराह और जो इस्लामाबाद की डीलर एसोसिएशन है उसके कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी बाबर सती साहब आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं और गोरी टाउन के बारे में और गोरी टाउन के मैनेजमेंट के बारे में जो उन्होंने बात की हैं वो मैं भी सुन के हैरान हुआ होगा, यकीनन आप भी सुन के चौंक गए होंगे कि गोरी टाउन इस्लामाबाद ये तो सोने की चिड़िया नहीं बल्कि इसको तो हीरे की चिड़िया कहना चाहिए, इतना लोगों ने इससे पैसा कमाया है। तो अब हम वाइंड अप करने से पहले एक बात हम आप आपको बताते जाएं कि बाबर सती साहब ने एक बात की थी, कहते हैं कि मैं बहुत ही एक आम इंकशाफ करने लगा हूं, लेकिन वो किसी वजह से रुक गए हैं। उन्होंने कहा जी हम अगले प्रोग्राम में जब आएंगे तो इसमें हम एक अहम इंकशाफ करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई गोरी टाउन के बारे में मालूमाती वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। बाबर सती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जनाब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितना आपने जो है ना हमें टाइम दिया और काफ़ी आगाही जो है ना लोगों के लिए हुई। इंशाल्लाह ताला आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई मामला होता है तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको ज़रूर हाज़िर होऊंगा। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।